वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं ये आपके सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के सिलेबस यूनिट 13 है मेथड्स इन बायोलॉजी, उसमें बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन में से लिए हैं। बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस आपको दे रखा है उसमें आपके क्लोनिंग वेक्टर्स टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियसली सीएसआईआर नेट में पूछे गए उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। 5 से 7 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि क्लोनिंग के वेक्टर्स हैं, क्लोनिंग एंजाइम्स हैं, इन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है Which one of these suitable for constructing the genomic library of 70 KB of DNA? मीन्स हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा वेक्टर सुटेबल होगा अगर हमारे को 70 KB डीएनए की हमारे को जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी है। और ये जो क्वेश्चन है ये जून 2009 में पूछा गया था। आपको ऑप्शन दे रखे हैं वयाक, सेकंड ऑप्शन दे रखा है बाक, P1 बेस्ड वेक्टर एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कॉस्मिट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। ये जो क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर की आपकी बीएससी की बुक में भी बच्चों एक लिस्ट दे रखी है, एक चार्ट बना रखा है जिसमें क्लोनिंग वेक्टर्स एंड उसके साथ में दे रखा है इंसर्टेड डीएनए फ्रेगमेंट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं एंड इसके सामने हम लिखते हैं इंसर्टेड डीएनए फ्रेगमेंट लेंथ। किस वेक्टर के द्वारा हम कितनी लेंथ के डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन करा सकते हैं। ठीक है, आपकी बीएससी की बुक में ये टेबल दे रखी है, बीएससी सेकेंड ईयर में है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लाज्मिड वेक्टर के द्वारा हम 5 से 15 केबी 5 to 15 केबी तक के डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन करा सकते हैं। अगर हम बात करें फेज वेक्टर की, फेज में हम लैम्डा फेज वेक्टर की बात करें तो इसके द्वारा हम 25 से 45 मीन 25 to 45 केबी तक के डीएनए को हम क्लोन करा सकते हैं। फेज में अगर हम बात करें P1 फेज वेक्टर, इसके द्वारा हम 70 से लेकर 100 केबी तक के डीएनए को क्लोन करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कॉस्मिड की, कॉस्मिड वेक्टर के द्वारा हम 35 to 40 केबी की लेंथ वाले डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन करा सकते हैं। देन हम बात करें याक की, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसके द्वारा हम 100 to 2000 केबी की बुक में 1900 दे रखा है ना, 1900 केबी। तो यहाँ पर अप्रोक्स हो गया 2000 केबी तक के डीएनए को हम क्लोन करा सकते हैं। देन हम बात करें बाक की, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो इसके द्वारा हम मोर देन 300 केबी तक के डीएनए को हम क्लोन करा सकते हैं। एंड बात करें हम ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की, तो इसके द्वारा हम मोर देन 2000 केबी, ठीक है, 2000 केबी को बच्चों में ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 MB। ठीक है, तो हम ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के द्वारा 2000 केबी तक के डीएनए को हम क्लोन करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कौन सा सुटेबल होगा, हमको जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी है एंड हमारा जो डीएनए है उसकी लेंथ है फ्रेगमेंट्स की 70 केबी। ऑप्शन दे रखा है याक के द्वारा हम लार्जर साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं बड़े साइज के, उनको हम क्लोन कराते हैं, तब हम याक को काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये सुटेबल हमारे लिए वेक्टर नहीं है। बात करें हम बाक की, तो इसके द्वारा भी हम बड़े साइज के मॉलिक्यूल मोर देन 300 केबी जिनका साइज होता है उसको हम क्लोन कराने के लिए काम में लेते हैं। तो ये भी नहीं है क्योंकि हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो 70 केबी लेंथ का है। ठीक है, कॉस्मिड, इसके द्वारा 35 to 40 केबी। ठीक है, तो ये भी साइज में फिट नहीं बैठ रहा। बचा क्या, P1 बेस्ड वेक्टर, 70 to 100 केबी साइज के डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन कराने के लिए हम P1 फेज वेक्टर को हम काम में
ले सकते हैं। तो देखा आपने, ये टेबल दे रखी है आपकी बीएससी सेकेंड ईयर की बुक में और ये क्वेश्चन जून 2009 में पूछा गया है। तो आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी आपको एडवाइस है आप अपनी बीएससी की बुक को एक बार थॉरोली जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंस्ट्रक्टिंग recombinant plasmid and DNA to be inserted are digested with same restriction enzyme and kept in same reaction solution. To prevent self-sealing of plasmid, which of the following enzyme is utilized? और ये क्वेश्चन जून 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाना है और उसके लिए हमने प्लाज्मिड लिया है क्लोनिंग वेक्टर के जैसे, और ये हमारा डीएनए है एंड दोनों को हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया ताकि दोनों में सेम साइट पर कट लगे एंड इनको सेम रिएक्शन सॉल्यूशन में हमने रखा है जिससे कि हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड फॉर्म होगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनेगा। जस्ट सपोज ये हमारा प्लाज्मिड है, यहाँ पर कट लगा है, ठीक है, और यहाँ पर हमने अपना डिजायर्ड डीएनए यहाँ पर इंसर्टेड हो गया और ये हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तैयार हुआ है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टू प्रिवेंट सेल्फ सीलिंग ऑफ प्लाज्मिड, हमारा जो प्लाज्मिड है वो सेल्फ सील ना हो जाए, मीन्स उसमें रीसर्कुलराइजेशन नहीं हो, इसके लिए हमको कौन से एंजाइम के साथ प्लाज्मिड को ट्रीट करना चाहिए, कौन सा एंजाइम हम काम में लेंगे? अल्केलाइन फास्फेटेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज और टर्मिनल ट्रांसफेरेज और लाइगेज। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने एंजाइम्स के फंक्शंस को पढ़ा है, क्लोनिंग वेक्टर में काम में आने वाले एंजाइम्स के फंक्शन को पढ़ा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर दोगे। देखो लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इसका रोल क्या होता है, बेसिकली ये दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को लाइगेज करता है ना, जोड़ने का काम करता है, इसके लिए ये एटीपी को यूज करता है। ठीक है, तो लाइगेज तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, हमारे को सेल्फ सीलिंग रोकनी। सेल्फ सीलिंग का मतलब है जिसमें प्लाज्मिड पर जब कट लगता है, ये हमारा प्लाज्मिड है जिस पर कट लगा, तो मान लो यहाँ पर है 5' एंड ये है इसका 3' एंड, दिस वन इज 3' एंड दिस वन इज 5'। तो सेल्फ सीलिंग में क्या होता है, प्लाज्मिड के ये दोनों एंड्स फिर से रीसर्कुलराइज्ड हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स जो हमारा इन फ्रेगमेंट है डीएनए फ्रेगमेंट वो अटैच ना होकर प्लाज्मिड्स के ही एंड फिर से रीसर्कुलराइज्ड हो सकते हैं। तो सेल्फ सीलिंग ना हो, इसको रोकना बहुत जरूरी है। उसके बाद जाकर ये जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है जिसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराया है वो आकर यहाँ पर जुड़ जाता है और हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनता है। ठीक है, तो सेल्फ सीलिंग को रोकने के लिए हम कौन सा एंजाइम काम में लेंगे? लाइगेज एंजाइम यहाँ पर काम में नहीं ले सकते। टर्मिनल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ये जो एंजाइम होता है ये एंजाइम क्या करता है, ये 3' एंड पर डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करता है। ठीक है, उसके लिए ये एज ए कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को। जस्ट सपोज ये हमारा कोई डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए का 5' 3' एंड 5'। तो ये जो एंजाइम होता है टर्मिनल ट्रांसफेरेज, ये डीएनए के 3' एंजाइम पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, न्यूक्लियोटाइड शॉर्ट फ्रेगमेंट्स को ये अटैच करता है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है 3' पर, तो ये एंजाइम भी यहाँ पर काम में नहीं आएगा। दूसरा एंजाइम बचा हमारा अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम, जिनको हम पीएनके भी कहते हैं, इसको पीएनके से भी शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम, इसका बेसिकली रोल होता है आरएनए डीएनए की रिपेयरिंग में, तो ये एंजाइम भी हम काम में नहीं लेंगे। लास्ट एंजाइम जो हमारे पास बचा है अल्केलाइन फास्फेटेज एंजाइम, इस एंजाइम के द्वारा हम प्लाज्मिड को ट्रीट करेंगे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करने के बाद हम प्लाज्मिड को ट्रीट करते हैं अल्केलाइन फास्फेटेज से। अल्केलाइन फास्फेटेज एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए के 5' निक पर कट लगा देता है। ठीक है, 5' एंड जो है उस पर कट लगा देता है जिससे कि 3' एंड 5' के बीच में
फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं होता। जब 5' एंड 3' के बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका मतलब सेल्फ सीलिंग रुक जाएगी, रीसर्कुलराइज्ड नहीं होगा हमारा प्लाज्मिड। तो सेल्फ सीलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम एल्केलाइन फास्फेटेज एंजाइम को काम में लेते हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3 × 10⁹ बेस पेयर हैविंग ऑल 4 बेस पेयर इन इक्वल proportion. A restriction endonuclease can cut a segment of 4 base pair long. Then how many fragments will be obtained after digestion? यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा जो ह्यूमन जीनोम है इसमें 3 × 10⁹ बेस पेयर का बना हुआ है, और आप ये एज्यूम करिए कि ऑल 4 बेस पेयर इक्वल प्रोपोर्शन में इस जीनोम में प्रेजेंट है। ठीक है, मीन्स ATGC ऑल 4 न्यूक्लियोटाइड इक्वल प्रोपोर्शन में 3 × 10⁹ बेस पेयर लॉन्ग जीनोम में प्रेजेंट है, और कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कि कट लगाता है, और ये जो कट लगाता है वो 4 बेस पेयर लॉन्ग है। ये हमारा हो गया जीनोम जो कि 3 × 10⁹ बेस पेयर का बना हुआ है, और यहाँ पर मान लो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट लगाया, और ये कट कितने का है, 4 बेस पेयर लॉन्ग है। ठीक है, 4 बेस पेयर लॉन्ग ये कट लगाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि डाइजेशन के बाद में कितने फ्रेगमेंट्स हमको मिलेंगे, और ये क्वेश्चन दिसंबर 2003 में आया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी होता है। आपको ये मानकर चलना है कि सभी जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है, चारों न्यूक्लियोटाइड्स वो इक्वल प्रोपोर्शन में। ठीक है, सो 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे, इसके लिए ज़रूरी है हमको ये पता हो कि हमारा जो एंजाइम है वो जब आफ्टर एवरी साइकिल कट लगाएगा तो कितने बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, वो 4 बेस पेयर लॉन्ग पर कट लगाता है, और आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करता है और वहीं पर कट लगाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि 4:n 4 की पावर n होगी, जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पहचानता है, उन साइट्स को ये पहचानता है। तो यहाँ पर n क्या हो गया, number of bases in restriction endonuclease enzymes, recognition sequences। ठीक है, तो यहां पर ये जो कट लगाता है वो 4 बेस पेयर लॉन्ग आपको दे रखा है, मीन्स ये 4 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस को पहचान कर ही कट लगा देता है। तो n यहाँ पर हो गया हमारा 4, सो 4:4 दैट इज 256। इसका मतलब है कि जब भी ये एंजाइम कट लगाएगा तो प्रोबेबिलिटी है कि जो 4 बेस पेयर की रिकॉग्निशन साइट होगी वो 256 बेसेस की बनी हो। ठीक है, तो हमारे को आफ्टर डाइजेशन कितने फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, आफ्टर डाइजेशन फ्रेगमेंट्स कितने मिलेंगे, फ्रेगमेंट्स हमको मिलेंगे, इसके लिए हम 3 × 10⁹ टोटल जीनोम को डिवाइड कर देंगे 256 से। कितना हो जाएगा, यहाँ से हम 2 0 इधर ले लेंगे, 300 10⁻7 अपॉन 256, ये हमारा आ गया 1.17 इंटू 10⁻7। 1.17 को हम अप्रोक्स ले लेते हैं 1.2 इंटू 10⁻7। तो कितने फ्रेगमेंट्स हमारे को डाइजेशन के बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट कराने के बाद में मिलेंगे 1.2 इंटू 10⁻7। सो ऑप्शन 1 इज राइट हियर। आई होप स्टूडेंट्स आप इस तरह के क्वेश्चंस को अब आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगर यहाँ पर आपको 4 बेस पेयर की जगह 6 बेस पेयर दिया होता, ठीक है, तो आप 4 की पावर 6 कर देंगे। अगर 8 बेस पेयर दिया हो तो आप 4 की पावर 8 कर देंगे। ठीक है, मीन्स आफ्टर एवरी साइकिल जब एंजाइम कट लगाएगा तो इतने बेसिस पर उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो कट लगा देगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट याक इज फॉल्स। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है वो हमको बताना है, और ये क्वेश्चन दिसंबर 2017 में आया है। तो यहाँ पर देखिए आप 4 स्टेटमेंट दे रखे, इनको आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। याक कैन कैरी डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ 1 MB। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर में अभी हमने पढ़ा था इंसर्टेड फ्रेगमेंट की लेंथ में याक वेक्टर के द्वारा जो इंसर्टेड डीएनए फ्रेगमेंट होता है वो 1 MB तक के डीएनए को हम इसके द्वारा इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, 100 to 2000 KB था। ठीक है, 2000 KB का मतलब हो गया 2 MB है ना, तो इतने डीएनए को हम इसके द्वारा कैरी करा सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, याक कैन कैरी डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ 1 MB। सो दिस इज ट्रू फॉर याक। हमारे को फॉल्स ऑप्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अ सिंगल ईस्ट में कंटेन मोर देन 1 याक, तो ये भी सही है। एक सिंगल ईस्ट में एक से ज़्यादा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकते हैं। याक जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है जिसको हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्लोन कराने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है रीअरेंजमेंट इन याक आर रेयर बिकॉज रिकॉम्बिनेशन इज पुअर इन ईस्ट। यहाँ पर हमसे बताया गया है, इस स्टेटमेंट में हमको कहा गया है कि याक में रीअरेंजमेंट नहीं होता, रेयरली देखने को मिलता है क्योंकि ईस्ट में रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि याक में कई ऐसे जीन होते हैं, जैसे अगर हम बात करें LEU2 हिस्टिडीन के लिए जीन, HIS3 जीन। ठीक है, तो ये ईस्ट के क्रोमोसोम में इंटीग्रेटेड हो सकते हैं एंड द बाय प्रोसेस ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा ये ईस्ट के क्रोमोसोम में इंटीग्रेटेड हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसमें रिकॉम्बिनेशन पुअरली मिलता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना अबाउट याक, ये स्टेटमेंट याक के लिए सही नहीं है और हमको एक फॉल्स मीन्स जो सही नहीं है उसको ही ऑप्ट करना था। सो ऑप्शन 3 इज राइट हियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी हम पढ़ लेते हैं। याक हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू बैक्टीरिया फॉर सब्सिक्वेंट डीएनए मैनिपुलेशंस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है याक के लिए। याक को हम बैक्टीरिया में ट्रांसफर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल 3 स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर याक। Yak can carry DNA fragment of 1 MB. A single yeast may contain more than 1 yak, and yak have to be transferred to bacteria for subsequent DNA manipulations. So all 3 statements are true for yak, but rearrangement in yaks are rare because of recombination is poor in yeast. तो ये जो statement है ये याक के लिए गलत है। इसमें homologous recombination के द्वारा इसमें rearrangement मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है याक वेक्टर्स कंटेन सेलेक्टेबल मार्कर्स, लॉस ऑफ विच मार्कर एट द क्लोनिंग साइट डिस्टिंग्विशेस द रेलिगेट याक्स फ्रॉम द ओरिजिनल वेक्टर मार्कर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि याक जिसमें कि सेलेक्टेबल मार्कर्स जीन प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा कौन सा मार्कर जीन होगा जिसका लॉस हो जाए। ठीक है, और ये जीन कहाँ पर प्रेजेंट है, क्लोनिंग साइट पर प्रेजेंट है। तो हम ओरिजिनल वेक्टर मार्कर से हम किस तरह से इस याक को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर याक वेक्टर को की ड्राइंग करें, कुछ इंपॉर्टेंट हम जीन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि याक वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर जीन प्रेजेंट होता है, एक है TRP1। ये जो TRP1 जीन होता है ये ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस के लिए होता है। ठीक है, एक जीन होता है इसमें याक में सेलेक्टेबल मार्कर जैसे काम में आता है URA3। ये यूरेसिल बायोसिंथेसिस के लिए होता है। यूरेसिल बायोसिंथेसिस के लिए ये जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो जीन है ना ट्रिप्टोफैन, TRP1, URA3, ये सेलेक्ट करते हैं हम ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड
रिकॉम्बिनेंट, इसको हम सेलेक्ट करने के लिए इन मार्कर्स जीन्स को काम में लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है, देखो अगर आपने मेरे से पहले की वीडियोस को पढ़ा है जिसमें मैंने क्लोनिंग वेक्टर्स को आपको पढ़ाया है बच्चों, तो आपको मैंने बताया ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ट्रांसफॉर्म्ड बोले तो जस्ट सपोज हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये हमारी कोई ईस्ट सेल है। ठीक है, दिस वन इज ईस्ट सेल, या इसको मैं लिख देती हूँ होस्ट है ये कोई। ठीक है, एंड हमारा ये याक है, ये याक ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब है इसमें TRP1 है, URA3 है, और यहां पर एक इसमें सेलेक्टेबल मार्कर जीन प्रेजेंट है SUP4। ठीक है, अभी हम इन 3 की ही बात कर रहे हैं। ये कोई दूसरा याक है। ठीक है, यहां पर है TRP1, ये हो गया हमारा URA3। ठीक है, और ये है SUP4। जो SUP4 साइट होती है ना याक की, वहां पर क्लोनिंग साइट होती है, मीन्स वहां पर हम फॉरेन DNA का इंसर्शन कराते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने फॉरेन DNA जोड़ दिया। क्लियर है, तो ये हमारा जो है ये रिकॉम्बिनेंट याक हो गया, रिकॉम्बिनेंट याक हो गया। अब हमने क्या किया, ये हमारा याक ओरिजिनल है और ये हमारा रिकॉम्बिनेंट याक है, मीन्स इसमें हमारा कोई फॉरेन DNA जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने इन वेक्टर्स को होस्ट में इंसर्ट किया, यही करते हैं ना, होस्ट में इंसर्ट करते। तो प्रोबेबिलिटी है कि जो होस्ट सेल है जब ये याक को अपने अंदर लेगी, तो ऐसी होस्ट सेल जिसमें कोई वेक्टर इंसर्टेड हो जाता है, इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है, उस होस्ट को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। ये क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट हो गई हमारी। ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल इस तरह से 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होती है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। ठीक है, और एक होती है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सी होगी, जिसमें सिर्फ याक का जीन जाएगा, सॉरी क्रोमोसोम जाएगा, वेक्टर जाएगा, वो होगी नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कब बनता है, जब एक प्लाज्मिड वेक्टर के साथ में या एक DNA के साथ में हम कोई फॉरेन DNA को जोड़ देते हैं, तब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसी इस सेल, ऐसी होस्ट जिसमें रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जाएगा वो तो रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल बन गई, और जिसमें ओनली याक वेक्टर जाएगा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल बन जाती है। ये जो CEN जीन होता है ना, ये तो सभी में वेक्टर में प्रेजेंट होता है। ये याक की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। ठीक है, सेंट्रोमियर से रिलेटेड ये जीन सीक्वेंसेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को सेलेक्टेबल मार्कर्स को देखना है। ठीक है, आपको दे रखा है सेलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर्स 3 होते हैं याक में। एक है TRP1 जो मेजरली हम काम में लेते हैं, ये ट्रिप्टोफेन बायोसिंथेसिस के लिए। एक है URA3, ये यूरेसिल बायोसिंथेसिस के लिए। और एक है SUP4। SUP4 जो है ये रेड और वाइट कलर की कॉलोनीज बनाते हैं। SUP4 के कारण रेड और वाइट कॉलोनीज बनती हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स का जब हमें सिलेक्शन करना होता है तो हम क्या करते हैं, होस्ट सेल को हम मिनिमल कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं। ठीक है, मिनिमल कल्चर मीडिया में हम ग्रो कराएंगे। मिनिमल कल्चर मीडिया क्या होता है, जिसमें ट्रिप्टोफेन एंड यूरेसिल मीन्स पिरामिडिन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ग्रोथ के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए जितना न्यूट्रिएंट होना चाहिए उतना ही अवेलेबल है, एडिशन में कुछ नहीं है। तो ये जो हमारी होस्ट सेल होती है ना, जो हम काम में ले रहे हैं यहाँ पर, ये जो होस्ट सेल है, ठीक है, इसके पास में ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस के लिए एंड यूरेसिल सिंथेसिस के लिए जीन नहीं होती है, नेगेटिव होती है। ये ट्रिप्टोफेन नेगेटिव एंड यूरेसिल नेगेटिव होती है ये। ठीक है, लेकिन जब इसके पास में
ऐसा याक चला गया जिसके पास TRP1 है और URA3 है, तो ये क्या करेगी, ये ट्रिप्टोफैन एंड यूरेसिल को सिंथेसाइज करने में कैपेबल हो जाएगी तो मिनिमल कल्चर मीडिया पर ये ग्रो कर लेगी। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स मिनिमल कल्चर मीडिया में ग्रो कर लेती हैं, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट हो चाहे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, क्योंकि उनके पास में TRP1 एंड URA3 प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया इतना? हमने ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को सेलेक्ट कर लिया। ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स मीन्स जिनके पास में याक जिनमें इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हमको सेलेक्ट करना होता है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड। इसके लिए हम SUP4 सेलेक्टेबल मार्कर को काम में लेते हैं। ठीक है, SUP4 सेलेक्टेबल मार्कर जिस साइट पर हम अपना फॉरेन DNA फ्रेगमेंट को इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट केस में क्या होगा, यहाँ पर फॉरेन DNA इंसर्टेड हो गया, इसका मतलब SUP4 का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है। ठीक है, SUP4 का यहाँ पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होने से अब ये जो SUP4 है ये इनएक्टिव हो जाता है। SUP4 ठीक है, किस में इनएक्टिव हो गया बच्चों, ये इनएक्टिव हो गया रिकॉम्बिनेंट केस में। तो इस केस में क्या होगा, ये जो रिकॉम्बिनेंट है ये तो वाइट कलर की कॉलोनीज बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर SUP4 इनएक्टिव हो चुका है। एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि फॉरेन DNA नहीं है, यहाँ पर ओनली जो वेक्टर है वो ओरिजिनल है। सो यहाँ पर रेड कलर की कॉलोनीज बनेंगी। क्लियर है? तो हम कौन से सेलेक्टेबल मार्कर्स के द्वारा अपने जो है उस याक को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं जिसमें ओरिजिनल वेक्टर से। ठीक है, तो ओरिजिनल वेक्टर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, रेड कलर की कॉलोनीज बना रहे हैं एंड हमारे जिसमें लॉस हो गया है SUP4 में वो वाइट कलर की कॉलोनीज बना रही है। सो ऑप्शन सेकंड इज राइट हियर, SUP4। आई होप स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन का आंसर SUP4 क्यों है इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ई कोलाई DNA लाइगेज। ई कोलाई DNA लाइगेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है DNA ligase is active at a range of temperature 4 degree centigrade to 37 degree centigrade. Second option है DNA ligase catalyzes the formation of phosphodiester bond between the 5' phosphate and the 3' hydroxyl of two adjacent DNA strands in duplex DNA with cohesive ends. थर्ड स्टेटमेंट है यूजेज NAD एज ए कोफैक्टर एंड कैन बी हीट इनएक्टिवेटेड। एंड फोर्थ वन इज रिक्वायर्स ATP एज एनर्जी सोर्सेज। और ये क्वेश्चन दिसंबर 2009 में आया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसको हमने प्लाज्मिड्स में, क्लोनिंग वेक्टर्स में एंड क्लोनिंग एंजाइम्स में भी बच्चों इसको हमने पढ़ा है। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ पर जाकर एक बार थ्योरी को आप जरूर से समझ ले, पढ़ लें। क्वेश्चन कह रहा है कि ई कोलाई DNA लाइगेज के लिए कौन सा सही नहीं है, ये हमको बताना है, नॉट ट्रू। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट DNA लाइगेज। DNA लाइगेज इज एक्टिव एट ए रेंज ऑफ टेम्परेचर 4 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर रेंज में ये एक्टिव होता है ये एंजाइम। सेकेंड है इट कैटालाइजेज द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 5' एंड 3' एंड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यूजेज NAD एज ए कोफैक्टर, ये स्टेटमेंट भी सही है। DNA लाइगेज जो होता है ये NAD को एज ए एनर्जी सोर्स यूज करता है। ठीक है, NAD को हाइड्रोलाइज करता है और एज ए एनर्जी सोर्स यूज करता है। नेक्स्ट है रिक्वायर्स ATP एज एनर्जी सोर्स। ये स्टेटमेंट इसके लिए सही नहीं है क्योंकि ATP को यूज नहीं करता है एनर्जी सोर्स के लिए। ATP की जगह इंस्टेड ऑफ ATP
instead of ATP, bacterial E. coli DNA ligase use NAD as a energy source. So this statement is wrong for DNA ligase, E. coli DNA ligase. तो हमें नॉट ट्रू को ही ऑप्ट करना था, ठीक है. सो ऑप्शन 4 इज राइट हियर. स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs प्रॉब्लम्स तो डिस्कस किया है जो कि प्रीवियसली CSIR नेट में आपसे पूछे गए आपके टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग एंजाइम्स में से. आई होप आपके लिए ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल होंगे. टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करिए. डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है. एंड इन सभी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो भी आपके कंसेप्ट है, कंसेप्ट के लिए वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं. आप उन वीडियोस को जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.